हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेनिया। हाँ, वही एक एक रुपए संजो करके आरबीआई खरीदने वाले सपना वाला मेनिया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, अब यहाँ पे मेनिया को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर भी डील किया है। डेफिनेशन देखते हैं। मेनिया इज एन एबनॉर्मली एलिवेटेड, मतलब बहुत बढ़ा हुआ मूड एंड एनर्जी लेवल, मतलब एनर्जी लेवल भी बढ़ा हुआ है भाई साहब। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज, ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, पूरी दुनिया में आग लगा देना है, मतलब ये करना नहीं है ये मतलब इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज में मैंने एग्जांपल में लिया है। एंड अनयूजुअल अलर्टनेस, मक्खी भी उड़ रही है ना तो फटाक से उधर देख रहे, हल्का सा साउंड भी हुआ ना एकदम उधर ध्यान चला गया। तो ये है हमारा मेनिया। एक शब्द में बोलूँ तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें बोलो कि घूमने चलना है, ठीक है, वो एक तो रात में सोएंगे भी नहीं, ठीक है, और सुबह पता नहीं कब सोएंगे और सुबह फटाक से उठ भी जाएंगे। अब चलो 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 तैयार भी हो जाएंगे, मतलब सारे काम एकदम फटाफट फटाफट फटाफट, कुछ भी काम बोलो फटाक से कर देंगे। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, एलिवेटेड मूड, खुश इतने हैं ना कि डांट भी दो ना उस वक्त, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, डांट दिया कोई बात नहीं, अभी तुमको घर घुमाने लेके जाएंगे, ये एलिवेटेड मूड। एनर्जी लेवल, तुम उन्हें काम करवाया जा रहे हो वो करे जा रहे, हाई एनर्जी। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, और उसके बाद अनयूजुअल अलर्टनेस, किसी ने अगर ज़रा सा भी बोल दिया इसको छोड़ देते हैं, नहीं लेके जाते हैं, हाँ कैसे कैसे मुझे छोड़ दोगे आप, ये अनयूजुअल अलर्टनेस, फालतू का चिढ़ाने के लिए बोलते हैं ना ऐसे। बच्चों को जब इतना खुश देखते तो ऑफकोर्स दूसरे को खुशी देखी नहीं जाती, तो वही वाली हरकतें। खैर, अब इसका काउजेस क्या क्या होता है, ठीक है। मेनिया डज नॉट हैव सिंगल काउज, इट डेवलप्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, जो कि इस प्रकार है एज फॉलो के। अब इतना जो चीज़ हो रखा है, डायरेक्टली आप आरबीआई तक तो नहीं पहुँचे होगी, किसी ने आपको बताया होगा, मम्मी पापा पैसे देते हैं इसके बारे में, मम्मी पापा के पैसे देते देते आपको किसी ने बताया होगा कि उसे जमा भी कर सकते हैं गुल्लक में जमा करने के बाद आपको लगता हो कि जब ज़्यादा पैसे होंगे तो गुल्लक में रखना सेफ नहीं है, कोई मेरे गुल्लक में से निकाल लेगा, तो फिर आप जाओगे बैंक के बाद आपको पता चलेगा अरे यार कोई और बड़ा बैंक है, और बड़ा बैंक, फिर आपको अच्छा आरबीआई नाम की, मतलब ये एक प्रोसेस हुआ, एक स्टेज है, सीढ़ी है, ऊपर 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 ऊपर। उस टाइप से ना बहुत सारे फैक्टर्स किसी भी एक डिसऑर्डर को होने में लीड करते हैं, ठीक है। ये मेनिया ऐसे ही नहीं हो जाता कि आप एकदम खुश हो पागलपंती कर रहे हो तो आप मेनियक हो, नो नो नो, ऑफ कोर्स नॉट। हर बार ये चीज़ें होनी चाहिए, और इन सब का एक ड्यूरेशन भी है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। खुद को मेनियक बिल्कुल कंसिडर मत करना, और ऑफ कोर्स हनी सिंह के गाने पे भी मत जाना, ही मे बी बट यू आर नॉट, होप सो कि ऐसा ना हो तुम्हारे साथ ऑफ कोर्स। तो क्या क्या फैक्टर्स है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। ऑफ कोर्स बाहर की चीज़ों को आप एक बार देख भी सकते हो, अगर आपकी बॉडी में ही गड़बड़ हो जाए तो क्या करोगे। और जो बॉडी में गड़बड़ हो रही है वो भी ऐसी वैसी नहीं कि आपकी किडनी की जगह पे फेफड़ा आ गया और फेफड़े की जगह पे हार्ट घुस गया, ऐसा कुछ नहीं, इसको तो फिर भी सर्जरी से ठीक कर लोगे। इसका तो थोड़ा सा इशू है, मेरे को वैसे पर्सनली लगता है कि भाई केमिकल्स वाला इशू थोड़ा ज़्यादा ही है। वैसे न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस में हो रहा है इंक्रीज डोपामिन, हैप्पी हार्मोन भी जिसको बोलते हैं, जो बोलते हैं ना अरे डोपामिन रिलीज, इंक्रीज डोपामिन, नोरेफिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। ये जो 3 हार्मोन्स है इनका जिक्र आप बहुत ज़्यादा सुनोगे साइकेट्रिक में, ठीक है। डोपामिन, नोरेफिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, ये जब तीनों इंक्रीज होते हैं तो इंसान को परम आनंद, सुख, खुशी, इनकी अनुभूति होती है। हालांकि इनका बढ़ना ज़्यादा सही भी नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट, वो कहते हैं ना सब कुछ हद में अच्छा लगता है, तो वही चीज़ है, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज जेनेटिक फैक्टर्स। पहला था न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, दूसरा है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में भी जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं उनमें हायर रिस्क होता है इसके ट्रांसफ़र होने का, मतलब काउज किसी में हुआ है और अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है तो उनमें ट्रांसफ़र होने के चांसेस 50% हैं। यहाँ मैंने लिख भी रखा है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद हुम योर 50% जीन मैचेस, लाइक योर मदर, फादर, डॉटर, सन। एकदम मतलब तुम अनचाहे भी अपने अपनों को हर्ट करोगे, ड्रग्स वगैरह इन सारी चीज़ों को लेकर के खुद के शरीर के साथ छेड़खानी कर रहे हो, तो सिर्फ तुम अपनी नहीं, अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, मतलब ये नशे वशे ना करो एंड अपने आप को और अपनों को प्रोटेक्ट करो। एग्जाम्पल भी है मदर, फादर, सिबलिंग्स, भाई बहनों, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, भाई बहन। ओके, तो तीसरा जो फैक्टर है वो है ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि एबनॉर्मली फॉर्म्ड हुआ है।
ब्रेन की एबनॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब क्या समझते हो? क्या पिट्यूटरी की जगह जगह पे सेरेबेलम और ऐसा ऐसा कुछ नहीं, मतलब किसी भी चोट से या वो पार्ट डैमेज हो गया, ठीक है? या फिर प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुआ या फिर नॉन फंक्शनिंग है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं ब्रेन स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ में, ठीक है? ओवर एक्टिविटी इन लिम्बिक सिस्टम, रिड्यूस रेगुलेशन इन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इंडोक्राइन और हार्मोनल फैक्टर्स। जो फोर्थ फैक्टर है, जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इम्बैलेंस, जब टेंशन लेना है तो रिलीज़ ही नहीं हो रहा है, और जब रिलीज़ हो रहा है तो इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि इंसान सोचते सोचते आधा हो रहा है। और उसके बाद थायराइड हाइपर फंक्शन, थायराइड ग्लैंड वाला सुना ही होगा आपने, बहुत ज़्यादा 12th में आता है थायराइड 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 ग्लैंड। उसके बाद है स्लीप डिप्रीवेशन। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द मेंटल इलनेस का रीज़न है। देखो, दिन भर कलेश करो, कलेश कर करके मर जाओ, मार दो, जो करना है कर दो, पर चैन की नींद सो, ठीक है? आपकी बॉडी को एक रेस्ट चाहिए, चाहे आप दिन में सो, रात में सो, जब भी सो, वो एक आपके ब्रेन को, क्योंकि हाँ, ऑफ कोर्स हर्ट रुकता नहीं है, ब्रेन भी काम करना नहीं छोड़ता है, बट एक लेस एक्टिविटी तो ऑफ कोर्स रेस्ट प्रोवाइड कर सकती है ना आपके बॉडी को, तो वो बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए स्लीप बनाया गया है, वरना हम लोग गधा मजदूर होते हैं, दिन रात काम कर रहे होते हैं, भगवान जी को ऐसा कोई पड़ा हुआ नहीं था। खैर, ये तो हो गया हमारा लास्ट फैक्टर, ये था बायोलॉजिकल फैक्टर्स में। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने 5 फैक्टर्स डिस्कस कर ली। फर्स्ट क्या था? न्यूरोकेमिकल, सेकेंड वन वाज जेनेटिक, थर्ड वन वाज ब्रेन स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज, फोर्थ वन वाज इंडोक्राइन और हार्मोनल फैक्टर्स, और पांचवा था स्लीप डेप्रिवेशन, ठीक है? अब जो दूसरा फैक्टर है, जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जो हमें मेनिया को काउज करता है, उसका दूसरा फैक्टर है साइकोलॉजिकल काउजेस। सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होगे। साइकोलॉजिकल काउजेस, हाई स्ट्रेस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में क्या, उससे क्या समझते हो आप? कुछ कुछ जो जो होते हैं ना बच्चे, जिनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, 90%, 90%, 90%, अब तो 90% बढ़ के 95, 99 ये भी हो गया है, तो वो प्रेशर वाले बच्चे, ठीक है? और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा सा कुछ बोल दो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं पुअर फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, वो लोग। फिर जिनके पास चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ वैसा इंसिडेंस हो रखा है बचपन में एंड बड़े तक वो उससे कोप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें। फिर ओवर ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, इसका मतलब मेरे को नहीं पता, मैं बाद में बताऊँगी, शायद बहुत ज़्यादा सोचने वाले, जो भी हो, मतलब एक तिल का ताड़ बनाने वाले, ऐसा कह सकते हैं शायद, तो ऐसे लोग। तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल काउजेस। फिर आता है सोशल काउजेस। देखो, मेरे को तो लगता है ना कि दुनिया में जो सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग, है, ठीक है? वही है ये भी, सोशल काउजेस। सडन लाइफ चेंज, इसमें थोड़ा इज्जत से उसे बताया गया है। सडन लाइफ चेंज, ब्रेकअप, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। मैंने जितने प्यार से बोला है उतने ही प्यार से आप समझ जाना, ज़्यादा इसे डिस्कस नहीं करते हैं वरना सब पर्सनल हो जाएंगे, इसलिए। उसके बाद है सब्सटेंस अब्यूज़। हाँ, वही सुट्टा उट्टा मारना। अब नशा चाय का करो या शराब का नशा, नशा होता है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोग अच्छा नशा का बात कर रहे हैं, लाइक कोकेन, एम्फेटामाइंस एंड कैनबिस। ये थोड़े हाई लेवल के नशे हैं जो इंसान को शायद ज़्यादा वक्त तक वक्त नहीं देते हैं, सीधे ख़त्म कर देते हैं, तो इनसे भी दूर ही रहो ऑफ कोर्स। फिर तीसरा है ओवर स्टिमुलेशन। और ओवर स्टिमुलेशन में क्या क्या आता है? ओवर स्टिमुलेशन मतलब कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। स्लीपलेसनेस, एक्सेसिव वर्कलोड, हाई सोशल एक्टिविटीज़। सपोज़ अगर आपकी कैपेसिटी है 3 घंटे काम करने की, ठीक है? आपने उसे ना 3.5 घंटे किया, चलो ठीक है, इतना चलता है। फिर सोचा कि थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 4 घंटे किया, ठीक है? ठीक है, चलो ये भी ठीक है। अब आप उस 3 घंटे को 6 घंटे, 9 घंटे बना रहे हो सडनली। लाइक हर चीज़ पे शिफ्ट का एक स्लो प्रोसेस होता है, एडजस्टमेंट में वक्त लगता है, तो वो ना देख करके आप ना खुद को मतलब घसीटे जा रहे हो, घसीटे जा रहे हो, तो वही हो गया ओवर स्टिमुलेशन, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज़ पुअर सोशल सपोर्ट। आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, सपोज़ आपको ना साइंस पढ़ने का मन नहीं है, जो मोस्टली लोगों में होता है, ठीक है? साइंस वो नहीं लेना चाह रहे होते हैं, पर फैमिली वाले साइंस ले लो, उसके बाद बहुत स्कोप ही स्कोप है, साइंस ले लो क्योंकि उसके बाद तुम्हें ज़बरदस्ती आईआईटी करना है या फिर मेडिकल करना है, तो ये वाला प्रेशर। पुअर सोशल सपोर्ट में सिर्फ ये मत समझना है कि आपके घर के बाहर के लोग,
आपके अलावा जितने भी लोग हैं वो आपके सोशल सराउंडिंग्स ही होते हैं, इवन दो योर फैमिली, ठीक है। मम्मी पापा को अलग टर्म्स दिया जा सकता है, बट इवन दो दे केम इन टू योर इन्वायरमेंट, दे आर अमंग योर इन्वायरमेंट, वो भी तुम्हारा सोशल सपोर्ट ही है। अगर ना पूरी दुनिया भी अगेंस्ट चल जाए और मम्मी पापा साथ रहेंगे तो ऑफकोर्स यू कैन डू एवरीथिंग। ओके, सो द लास्ट वन इज मेडिकल काउजेस। मेडिकल काउजेस ऑफकोर्स तुम किसी को कोई बीमारी हो रखी है एंड उसके वजह से कोई हार्मोन बढ़ रहा है, कोई डिजीज़ हो रही है, ये मेनिंजाइटिस हो रखा है, उसके वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, कोई भी डिजीज़ या कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इंजरी, कोई भी मेडिकल कंडीशन जिसके वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, ब्रेन का स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारा चीज़ मेडिकल काउजेस में आ जाता है। लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सर्टेन मेडिकेशंस लाइक स्टेरॉइड्स, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड स्टिमुलेंट्स, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं मेनिक पर्सन के साइन एंड सिम्टम्स की। तो